अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप? होपफुली ठीक होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी लाइफ के शादी से लेके अब तक मेरी लाइफ में जितने भी अप्स एंड डाउन आए हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। मेरी शादी कैसे हुई और मेरे हस्बैंड को कौन सी बीमारी थी, उनकी डेथ कब हुई और मेरे बच्चे कितने हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मैं ना वीडियोस में आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने कहा एक वीडियो प्रॉपर बनाती हूँ जिसमें सारी चीज़ें जो है ना वो आप लोगों के साथ इकट्ठी जो है एक वीडियो में ही डिस्कस करूँ, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होती है कोई ना कोई कमेंट्स आ जाता है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत ज़्यादा पीछे तो नहीं जाऊंगी, जस्ट मैं स्टार्ट करूंगी मेरी शादी कैसे हुई। मेरी शादी जो है वो 29 जनवरी 2012 में हुई थी और एक टोटली अरेंज मैरिज थी। वैसे भी अभी तक हमारी फैमिली में किसी की भी लव मैरिज नहीं हुई, सारी अरेंज मैरिजेज हैं। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 4 भाई हैं और हम 4 ही बहनें हैं और सारे सिबलिंग जो है ना वो हम मैरिड ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पेरेंट्स जो है ना अपने फ़राइज़ से फ़ारिग हो चुके हैं। तो जब मेरी एंगेजमेंट हुई मुझे पता चला कि मेरे जो हस्बैंड है ना उनका एक अपना ज़ाती स्कूल है। उस स्कूल को वो चला रही हैं और वो प्रिंसिपल हैं स्कूल की और मैंने भी जाना है, तो मैंने भी प्रिंसिपल ही जाके ना स्कूल को हैंडल करना है। तो मुझे इतनी एक्साइटेड थी, शादी का मुझे बिल्कुल भी नहीं था कि ये है वो है। तो बस मुझे ये था कि मैंने तो प्रिंसिपल बनना है, क्योंकि मुझे टीचिंग का ऑलरेडी बहुत क्रेज़ था और मैंने ना बीए के पेपर ही दिए थे और फिर मेरी जो है वो एंगेजमेंट हो गई और 1.5-2 माह में मेरी शादी हो गई और रिजल्ट जो है ना वो मेरा बीए का बाद में आया मेरी शादी के बाद। और वो मैं और मेरे हस्बैंड जाके लेके आए थे और मेरी शादी हुई। शादी के बाद वलीमे से नेक्स्ट डे हमारे जाते हैं ना वो मुकलावे पे, अम्मी के घर एक रात वहाँ पे मैं रही और फिर नेक्स्ट डे जब मैं आई तो आते ही सुबह मैं ना टेंशन हुई, इतनी मुझे एक्साइटमेंट कि मैं तो वो क्योंकि हमारा जो स्कूल था वो घर में ही था। घर से मुराद ये कि सेकंड बिल्डिंग में जो मतलब थर्ड बिल्डिंग में हम लोगों की रहाइश थी, हम लोग रहते थे वहाँ पे। और सेकंड वाली जो फर्स्ट और सेकंड बिल्डिंग थी ना, स्टोरेज कह लें बिल्डिंग कह लें, उधर स्कूल जो था ना वो उसकी क्लासेस वगैरह होती थी। तो रेडी शादी हुई, बहुत खुशी एक्साइटमेंट मुझे बहुत ज्यादा थी कि मैं तो प्रिंसिपल बनूंगी, मैंने तो जाके बच्चों पे टीचरों पे रोब डालना है ये वो। तो मैं रेडी हुई तो बस मैं स्कूल गई। शादी के चौथे या पांचवें दिन मैंने स्कूल जो है ना वो सारा ऑल ओवर जो है वो संभाल लिया था, क्योंकि हस्बैंड को तो सारी चीज़ों का पता था, ऑफिशियल वर्क, टीचर्स, स्टूडेंट, ये वो मेरी काफ़ी हेल्प करते थे और वो सुबह टाइम मेरे साथ स्कूल होते थे और दोपहर 2:30-3 बजे के ऑल अराउंड वो अपने ऑफिस चले जाते थे और फिर वहां से वो आते थे 12-1 बजे, क्योंकि न्यूज़पेपर जो भी हैं जितने भी ऑफिसेज हैं न्यूज़पेपर के वो स्टार्ट ही दोपहर में ही होते हैं। ये ना 2-3 साल तो बहुत अच्छे गुजरे। फिर माशाल्लाह शादी के पूरे 1.5 साल बाद ईमान हो गई और फिर बस एक बच्ची भी थी और साथ में ही जैसे ही मैंने स्कूल स्टार्ट किया तो स्कूल के ही बच्चे जो है ना वो मेरे पास ट्यूशन पढ़ना स्टार्ट हो गए, तो उधर ही मैं शाम टाइम में ट्यूशन पढ़ाने लग गई और सुबह मैं स्कूल चलाती थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ईमान हो गई, फिर उसकी जिम्मेदारियां, सुबह रेडी होना है स्कूल, स्कूल से फिर 1 घंटा रेस्ट मिलती थी, फिर मैंने अकेडमी पढ़ाना है, अकेडमी पढ़ाने के बाद अपने घर की जो भी जिम्मेदारियां थी वो पूरी करनी है। ऐसे ही करते कराते 3-3.5 साल गुजर गए। फिर वो जो स्कूल था वो छोटा था, ज़ाहिर सी बात है। फिर हस्बैंड लोगों ने कहा अपने पेरेंट्स से कि नहीं जी हम इधर शिफ्ट हो जाते हैं जिस घर में अब हम रह रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी 10 साल, इसको 15 साल हो गई हैं इसकी कंस्ट्रक्शन को, लेकिन ये रेंट पे दिया हुआ था। फिर हम लोग इधर शिफ्ट हो गए। वो कहती हैं ना कि एक जगह जो है वो क्या कहते हैं कि रास नहीं आती, सूट नहीं की हमें। जैसे हम लोग इधर आए हैं फिर इधर से वहां स्कूल जाना मेरे लिए बहुत पॉसिबल था और वैसे मैंने वो स्कूल छोड़ दिया। फिर मैंने यहाँ पे अपनी अकेडमी स्टार्ट कर ली और यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 माह, मैक्सिमम 5-6 माह में मेरी एकेडमी भी बहुत ज़्यादा अच्छी चलने लगी, बहुत ज़्यादा बच्चे आ गए। तो मैंने फिर स्कूल को खैरबाद किया। वैसे भी उधर से आने से पहले सच एक याद भूल गया कि मुबीन और ईमान में 1.5 साल का डिफरेंस है। ईमान जब 1.5 साल की थी तो मुबीन हो गया। जब हम इस घर में आए तो 3 माह का मुबीन था। दोनों बच्चों को लेके जाना उधर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। फिर मैंने स्कूल को खैरबाद किया, फिर हस्बैंड ही जाने लग गए। मैंने जस्ट अपनी अकेडमी जो है ना वो घर में इधर आके वो ही मैंने फिर
चलाना शुरू कर दी। तो उसके 4-5 साल शादी के को ना 4 या 5 साल ही गुजरे होंगे। हस्बैंड की ना तबीयत थोड़ी, टांगे बस दर्द कर रही हैं, हम हर वक्त मेरी टांगे बहुत दर्द कर रही हैं, ये वो भी करते कराते 3 या 4 साल जब गुजर गए, फिर उन्होंने अपना चेकअप करवाया। डॉक्टरों ने इनको मतलब टेस्ट वगैरह करने को कहा। वो जब टेस्ट करवाए तो उनमें इन्हें शुगर आई। वो तब मतलब 250-300 के ऑल राउंड इनकी शुगर होती थी। लेकिन इन्होंने ना परहेज बिल्कुल भी नहीं किया। ये बहुत शौकीन थे खाने के, कोल्ड ड्रिंक्स और स्वीट के ये क्रेजी थे, मीठे के ये क्रेजी थे। को मैं भी बहुत ज्यादा मतलब गुस्सा होती थी कि आपको शुगर है और आप इतनी ज्यादा खीर खा गई हैं, कस्टर्ड खा गई हैं, कोल्ड ड्रिंक्स क्यों पी रहे हैं। हस्बैंड ने बिल्कुल भी इग्नोर किया, क्योंकि तब वो स्ट्रोंग थे, थोड़ी बीमारी भी कम थी। तो लेकिन फिर जब उन्होंने परहेज नहीं किया तो फिर करते करते वो बीमारी जो है वो ज्यादा हो गई और इनके जो किडनी है ना उन पे इफेक्ट कर गई। फिर साथ ही ये मेडिसिन ले रहे थे, इंसुलिन लगा रहे थे शुगर की, और साथ ही ये किडनी की भी फिर मेडिसिन लेना स्टार्ट हो गए। तो बस करते कराते किडनी भी थोड़ी ज्यादा होती गई, शुगर भी अपनी कंट्रोल में नहीं आ रही थी। और फिर ये शुगर जो थी वो 400 600 तक भी मतलब इनकी अप हो जाती थी। फिर इन्होंने ना जब वो शुगर इनकी आंखों पे पड़ी है तो फिर इन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं, अब मुझे परहेज करना चाहिए। तो कहते हैं तब तो वक्त गुजर चुका था, इनकी शुगर आंखों पे पड़ गई, किडनी पे पड़ गई। फिर इन्होंने इतना परहेज किया कि ये कहते थे मैंने कुछ खाना ही नहीं है, कितना ये डर गए थे। लेकिन फिर भी इतना परहेज के बावजूद, मेडिसिन, इंसुलिन, ये वो अ, इतना कुछ करने के बावजूद भी इनकी शुगर जो है ना वो अपने लेवल पे नहीं आती थी, कंट्रोल में नहीं होती थी। जो कि आहिस्ता आहिस्ता इनकी 1 डेढ़ साल में ही इनकी ये जो वो उसकी जो रोशनी है वो 100% खत्म हो चुकी थी। सिर्फ इस साइड से उन्हें 60% नजर आता था। उनकी डेथ से 3 या 4 साल पहले की ये बात है। तब उनकी एक आई साइड बिल्कुल भी, उसके जो पर्दे हैं ना वो फट चुके थे। तो ये शुगर जब आइज पे पड़ जाती है तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। तो बस ऐसे ही, और फिर इनकी शुगर भी बहुत ज़्यादा तेज़ और लो भी होने लग गई थी। लो इतनी होती थी कि एक दफ़ा सुबह टाइम जब मैंने इन्हें स्कूल के लिए उठाया, तो ये ना उठे ही नहीं, एकदम मैंने फिर इन-लॉज़ को बुला के लाई, सारे घर वाले आ गए रोना-धोना कि ये क्या हो गया? तो फिर नीचे से डॉक्टर को बुलाया, वो माशाल्लाह बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, उन्होंने आके इनको ड्रिप लगाई, जिसकी वजह से इनकी ना शुगर जो है वो मतलब इनको आँखें खुली, इनको इनको होश आ गई, उन्होंने ये खुद देख के हैरान हो गए कि मुझे क्या हुआ है? मैंने कहा आपकी तो शुगर इतनी लो हो गई थी, तब इनकी शुगर 20 पे आ गई थी। फिर अक्सर ऐसे होता था साल में 1 या 2 दफ़ा कि इनकी शुगर लो हो गई है, ये बेहोश हो जाते थे, या फिर इनकी ना ज़ुबान पे पड़ जाती थी कि इनसे बोला बिल्कुल भी नहीं जाता था। जैसे एक फालिज वाला पेशेंट नहीं बोलता, ऐसे ये बोलने लग जाते थे। फिर जो हॉस्पिटल लेके गए हैं, वहाँ पे 4-5 घंटे का ट्रीटमेंट हुआ है। इनका फिर सही हो गई हैं, फिर घर आ गई हैं, फिर ये ऐसे ही चलता रहा। फिर 2020 में इनकी शुगर ज़्यादा ही हाई होने की वजह से इनकी जो लेफ्ट हैंड वाली वो आँख थी ना, वो भी इनकी इफ़ेक्ट कर गई, और दोनों आँखों की रोशनी जो है इनकी 100% जा चुकी थी। तो फिर डॉक्टरों से बहुत मतलब फैसलाबाद का कोई भी बड़े से बड़ा स्पेशलिस्ट नहीं छोड़ा जिसको ना चेक करवाया हो। बस यही होता था कि अल्लाह, ये जब भी मैं इनको इनके साथ जाती थी मैं ये दुआ करती थी, अल्लाह डॉक्टर ये ना कह दें कि इसका कोई इलाज नहीं है, अल्लाह डॉक्टर ये ना कह दें, बस ये कह दें कि हाँ पॉसिबल है। तो लेकिन डॉक्टर ज़्यादा उम्मीद नहीं दिलाई थी। एक डॉक्टर जो फैसलाबाद का बहुत सीनियर है, उन्होंने कहा कि आप लाहौर के आई स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में चले जाएँ, वो आपको सही बताएँगे। तो फिर हम इनको ना लेके गए उधर लाहौर आई स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे भी जब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था हॉस्पिटल, तो बहुत ही बड़ा, बहुत अच्छा हॉस्पिटल था। हम बैठे रहे और मैं यही दुआ करती रही कि अल्लाह डॉक्टर कुछ ना कुछ बता दें कि ये सही हो सकते हैं। और हस्बैंड भी हम फैसलाबाद से लेके लाहौर तक हम गाड़ी में गए हैं। तो के मेरे हस्बैंड ने और मैंने बिल्कुल भी किसी से बात नहीं की कि वो अपनी परेशानी में थे, पता नहीं क्या सोच रहे थे। मैं दुआ कर रही थी कि अल्लाह डॉक्टर बस ना मतलब जवाब ना दे, ये कह दे कि हाँ ऑपरेट से कुछ बेहतर हो सकता है, मेडिसिन से कुछ बेहतर हो सकता है, कोई ना कोई सॉल्यूशन बता दें। चाहे ये बता दें कि आउट ऑफ कंट्री इनका ट्रीटमेंट है, बस ट्रीटमेंट का बता दें हमें, मतलब इतनी सेटिस्फेक्शन हो जाए। मैं इतनी मैंने दुआएं की अल्लाह अल्लाह करके।
बारी आई फिर। और फिर मेरे वहाँ पे लाहौर में मेरे चाचू ससुर रहते हैं, वो वहाँ पे आ गए। मेरी फूफो सास आ गई, उनके वो भी यानी इनके हस्बैंड की तरफ से रिलेटिव थे लाहौर में, वो सारे आ गए। फिर जब इनकी बारी आई, इनका ट्रीटमेंट हुआ, तो डॉक्टर ने ना मुझे बुलवाया कि इनकी मिसेस किधर हैं। तो मैं जब इनके अंदर गई तो मैं ना, मेरी टांगे कांप रही थी, मैं दुआ कर रही थी कि अल्लाह किसी तरह ये जवाब ना दे दिए अल्लाह। फिर उन्होंने सारा इनका पूछा, कब से है, कैसे है, ये वो। मैंने कुछ फाइल्स भी थी इनकी जो रेगुलर ये चेकअप करवाते रहे हैं, वो मैंने उनको दिखाई। और उन्होंने कहा कि इनका ऑपरेट कर तो देंगे, लेकिन हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। फिर यही बातें, फिर चाचू को मैं अंदर लेके गई, सारे गए, सब ने फिर मशवरा किया। तो फिर यही था कि डॉक्टर जो है ना, वो कह रहे थे कि हम 1% भी गारंटी नहीं दे सकते कि इनकी आई साइट जो है ना 1% भी सही होगी। फिर हस्बैंड भी पास बैठे थे, फिर बाहर डॉक्टर ने कहा कि आप अपना ना, मतलब मशवरा कर लें आपस में कि क्या करना है। तो फिर सब ने यही कहा कि ऑपरेट फिर रहने देते हैं, ये ना हो कि आंखों में कोई और इन्फेक्शन हो जाए। क्योंकि वहां पे कुछ 2-3 पेशेंट जो मेरे चाचू ससुर हैं, वो कहते हैं कि मैंने देखी हैं कि वो कह रहे हैं कि हमने ऑपरेट करवाया है तो आंख में इन्फेक्शन हो गया है, ये तो पहले से भी मतलब तकलीफ में हो गया पेशेंट। तो बस ये करते कराते फिर हस्बैंड ने ही मना कर दिया कि नहीं, मैंने ऑपरेट नहीं करवाना, जो हो गया बस ठीक है, घर चलते हैं। फिर एक ही मेरे हस्बैंड में इतना हौसला था कि मैंने उनकी आंखों में एक भी आंसू नहीं देखा। और फिर बाद में वो थोड़ी थोड़ी बातें भी करते रही हैं, शायद हमें दिखाने के लिए कि वो टेंशन में नहीं है। अगर शायद उनके माइंड में ये था कि अगर वो टेंशन में होंगे तो दूसरे भी टेंशन लेंगे। फिर ऐसे नेक्स्ट डे फूफो के घर से हम लोग अपने घर आ गए हैं। तो बस भी डॉक्टर ने कहा अब कोई ड्रॉप कुछ भी नहीं है, वरना इससे पहले के कोई महंगे से महंगा इन्होंने ड्रॉप भी डाल के देख लिया। और इनको ना फ्राइडे की छुट्टी होती थी, और वो छुट्टी का दिन भी ये सारा हॉस्पिटल में गुजारते थे। इतना मुझे इन पे दुख भी होता था, तरस आता था। मैं कहती थी सारा दिन ये स्कूल फिर ऑफिस, और एक सिर्फ फ्राइडे की छुट्टी होती है, और ये सारा दिन जो है ना वो अपनी मेडिसिन, अपनी आंखों के पीछे, किडनी, 100 तो बीमारियां हो गई थी शुगर की वजह से, किडनी भी की भी खा रहे थे। लेकिन किडनी ये है कि 2.0 तक ठहर चुका था, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि 7 पॉइंट पे हो जाए ना फिर डायलिसिस होते हैं। अदरवाइज इससे पहले जितनी भी स्टेजेस में होंगे ना पॉइंट होंगे, वो बस मेडिसिन ही खाते नहीं। वो भी इतनी महंगी मेडिसिन खा रहे थे, इंसुलिन भी रेगुलर 2 टाइम इनको लग रही थी, और 60 पॉइंट लग रही थी। जो भी सुनता था वो कहता था इतनी शुगर, इतनी इंसुलिन ज्यादा, इतनी ज्यादा, मुझे तो 20 लग रही है। कोई कुछ तो कोई कुछ। इनकी फैमिली में थी, मेरे ससुर भी को भी है, मेरी फूफी सास लोगों को भी है, इनकी ना फैमिली में थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ा शुक्र है, मेरी फैमिली में किसी को भी शुगर वगैरह कोई भी ऐसी नहीं है। इनको फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी तो नहीं, लेकिन ना ये शुगर जो है ना इनकी फैमिली में बहुत ज्यादा थी। तो बस ऐसे करते कराते 2020 में हस्बैंड की जो है वो नज़र बिल्कुल चली गई। लेकिन ऑफिस में इनके बॉस ने कहा नहीं, आप आते रहा करें। मैंने इनको बहुत मना किया, मैंने कहा नहीं, अब आप कैसे जा सकते हैं, आपको तो बिल्कुल भी नजर नहीं आता। कहते नहीं, मैं घर में रहूंगा, मैं टेंशन लूंगा। फिर 5-6 माह तक ये गए हैं। फिर जब इन्होंने खुद फील किया कि मेरा तो आना इधर बेकार है, मैं किस चीज की जो है सैलरी लूं, तो फिर इन्होंने ना तो 2020 में ही मतलब 2020 में जब रमजान आया ना, उससे 15 दिन पहले जो है ना, 2 माह पहले इनकी, 4-5 माह पहले इनकी आईसाइट चली गई। और 15-20 दिन पहले इन्होंने वो जो ऑफिस है ना उसको खैरबाद कह दिया। और फिर उसके बाद जो 10 दिन बाद रमजान आया था ना 2020 में, फिर बस इन्होंने वो मस्जिद में ही बस रहना स्टार्ट कर दिया। तो फिर बस ऐसे करते करते फिर 2022 को 12 जुलाई को ईद का तीसरा दिन था। तो ईद से बड़ी ईद से पहले ना मैं ईद के कपड़े ले रही हूँ। तो इन्होंने ना फर्स्ट टाइम मुझे कहा कि ना मेरे कपड़े मुबीन के कपड़ों के साथ लेना। तो मैं ना इनके सूट ले आई थी उससे 2 दिन पहले, मैंने इनको दिखाई ना, तो कहते हैं मुबीन के भी मेरे साथ ले आती, मेरा दिल है कि इस दफा मैं और मुबीन, हालांकि मुबीन तब 7 साल का था, कहते मेरा दिल है कि मैं और मुबीन ना सेम सेम ना ड्रेस पहने। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, खुशी भी हुई। मैंने कहा इन्होंने तो कभी भी नहीं कहा। तो लेकिन फिर जैसे मैं हस्बैंड के कपड़े ले 2 सूट लेके आई थी, एक ब्लैक था, एक ब्राउन कलर का था। तो मैंने कहा ये मुबीन के तो वो मतलब पूरे सूट में से थोड़ा सा पीस नहीं देंगे। फिर मैंने अपनी सिस्टर को कॉल की, मैंने कहा आपने ना साइम के कपड़े ले लिए हैं, उसका बेटा तब ना 7th-8th में था। कहती नहीं, मैंने फिर उन्हें बताया कि ऐसे ना खालिद ने फर्स्ट टाइम कहा है कि मेरे कपड़े और मुबीन के ना शलवार कमीज सेम सेम बनाना।
तो मैं अगर ज़्यादा लूँगी तो वो फिर बेकार ही होगा। मेरी सिस्टर ने कहा चलो ऐसे करो, मैं तुम्हें पैसे भेज देती हूँ, तो ना तुम ना साइम के ले लो, उसमें से साइम का भी बन जाएगा, मुबीन का भी। फिर मैं सेम टू सेम उसी शॉप पे मैं गई नेक्स्ट डे, तो वो ही मैं एक ब्लैक और उसी में मैं एक ना ब्राउन सूट ले आई, जैसे मैं अपने हस्बैंड के लेके आई थी। तो मैंने वो टेलर को दिए, तो वो सिल के आ गए। तो हस्बैंड मतलब नॉर्मल सही थे, जैसे मतलब नजर तो शायद नहीं आता था, लेकिन वैसे मस्जिद में आ जा रहे हैं, जा रहे हैं, ये वो। तो लेकिन ना इस बड़ी से 2 दिन पहले इनकी ना शुगर जो थी वो हाई होने की वजह से इनके शायद दिल पे पड़ गई। तो लेकिन ये ना गुमसुम इतना नहीं बातें नहीं कर रहे थे। मैंने पूछना भी क्या हुआ, क्या ना वैसे ही, मैंने कहा शायद टेंशन है ये वो, तो इस वजह से। तो 2 दिन पहले ना ये फजर की नमाज के लिए मस्जिद में नहीं गए। मैंने कहा आपने मस्जिद में नहीं जाना, कहते नहीं मेरे ना शोल्डर में पेन हो रही है। तो ऐसे ही फिर दोपहर में उठाया, रात को पूरा दिन तो ऐसे ही गुजर गया। फिर अगले दिन ज्यादा तबीयत इनकी थोड़ी हो गई। तो उस दिन ईद थी बड़ी, 2022 में बड़ी ईद थी। तो सुबह सुबह मैंने इन्हें उठाया, मैंने कहा आपने कौन सा सूट पहनना है, ब्लैक के ब्राउन, मैंने वैसे तो दोनों प्रेस कर दी हैं। तो ये बोले ही नहीं है। तो मैं तो एकदम परेशान हो गई। फिर इनके घर नीचे में अब्बू वगैरह जो है वो आ गई, ये करते कराते एम्बुलेंस को फोन किया। अभी लोगों ने नमाज भी नहीं पढ़ी थी। तो वो फिर एम्बुलेंस में मैं, मेरे ससुर और मेरे देवर जो हैं वो इनको फौरन लेके गए हैं वहां पे। तो आधा घंटा 2 घंटे तो ये बिल्कुल भी इन्होंने कोई बात नहीं की। फिर 2 घंटे के बाद डॉक्टर ने जो है वो बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि आपका पेशेंट जो है ना वो मतलब आँख खोल ही लिया है उन्होंने, वो ठीक है, आप देख लें आके। फिर मैं, मेरे ससुर और देवर वगैरह गए हैं, तो ये नॉर्मल बैठ भी गए हैं, बातें भी कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि इनकी शुगर बहुत ज्यादा हाई हो गई थी 1-2 दिन पहले, और वो इनके दिल को पड़ गई है। तो यानी अटैक हुआ है इनको, और हमने इसकी बैटरी लगा दी है, जिसको शायद दूसरी जुबान में स्टड कहते हैं। तो यहाँ पे सुराख करके ना एक पाइप सा डाला हुआ था, वो देख के ना बड़ा हो रहा था। लेकिन ये नॉर्मल बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। मुझे कहते हैं हम बच्चे किधर थे, मैंने कहा वो तो घर हैं, क्या कर रहे थे, ये वो नॉर्मल पूछ रहे हैं। तो फिर 10-11 बजे जब मैं इनका ना प्रॉपर, इनको एक बेड मिल गया, इनकी रिपोर्ट मैंने सारी करवा ली, ये वो, तो मुझे कहती हैं कि तुम घर चली जाओ, ईद का दिन है, तो बच्चों को कपड़े वगैरह पहना के ना तुमको ले आना, मेरे ना ईमान मुबीन को मिलने को मेरा बड़ा दिल कर रहा। तो मैंने ना इधर अपने घर में अपनी अम्मी लोगों को किसी को भी नहीं मैंने बताया था। वो तो वैसे मेरी सिस्टर का कहीं फोन आ रहा था जब मैं घर आई बच्चों को लेने के, चलो मिलवा दूं, ईद है, इनको भी थोड़ा रेडी कर दूं, क्योंकि हस्बैंड में माशाल्लाह बिल्कुल बैठ के बातें शातें कर रहे थे, ये वो। तो मैं घर आई हूँ, मेरी बेटी कहती है ईमान मम्मा आंटी का, नानू का, सबका फोन आ रहा था, सब पूछ रहे हैं। तो मैंने उनको पापा का बता दिया। मैंने कहा ओहो आपने नहीं बताना था, मुझे ये था कि देखें बड़ी ईद है, सारे कुर्बानी कर रहे होंगे, हमें किसी को क्या डिस्टर्ब करना, कोई आएंगे ये वो, तो बना कोई नहीं, इंशाल्लाह शाम तक वो आ जाएंगे, क्या किसी को परेशान करना, तो नहीं बताना किसी को। लेकिन फिर वो तो ईमान ने मेरे आने से पहले जिसने ईद मुबारक का फोन किया उसको मुझे बताती कि पापा को हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो फिर अम्मी लोगों ने पूछा कि कौन से हॉस्पिटल हैं, ये वो उनको एड्रेस बताया, वो कह रहे हम आ रहे हैं। तो आप ना तुम ऐसे करो कि बच्चों को रेडी करके हॉस्पिटल ही ले आओ। मैंने उन्हें बताया ना कि मैं ना, खालिद कह रही हैं कि बच्चों से मिलना है, उनको ले आना। मेरी भाभी ने कहा खालिद भाई बच्चे आ गए हैं, हम इनको ले जाएं। तो वो कहते ले जाओ, कहते चले इनको ना प्यार दे दें। तो जब उन्होंने ना मुबीन के सर पे हाथ रखा ना, तो यूं ऐसे ऐसे करने लगे, क्योंकि नजर तो उन्हें नहीं आता था। वो फिर देख रहे थे कि चुटिया से पता चलता है कि ईमान है कि मुबीन है, तो उनको लगा कि ये मुबीन है। तो मुबीन को प्यार किया, तो मुबीन को कहते ईद लेनी है, वो कहता हाँ पापा मैंने ईद लेनी है। तो उनको ना पैसे निकाल के देने लगे। ईमान को प्यार किया ना, तो फिर वो रोने लगे, क्योंकि ईमान के साथ उनका बहुत प्यार था। तो ईमान को कहते आपने लेनी है ईद, कहते ये नहीं पापा मैंने नहीं लेनी। तो ये थोड़ा सा इसकी आंखों में पानी आ गया। मुबीन तब ज्यादा छोटा था, उसने नहीं इतना फील किया। तो अम्मी लोग ना बच्चों को लेके घर चले गई हैं। तो मेरे फिर ससुर भी आ गए, वो खुद बेचारे बीमार थे। तो फिर हॉस्पिटल में सिर्फ मैं ही रह गई। मैंने कहा ठीक है आप लोग चले जाएं, अब जो जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगी, कोई नहीं, ये अब बैठ ही रही हैं। थोड़ा सा और है, मुझे ये था कि शाम तक छुट्टी दे देंगे, ईद का दिन है, इन्होंने इतनी देर रख के क्या करना है। तो फिर ना थोड़ा सा वो ना फिर लेट गई हैं। तो उनकी ना यहाँ से लेके आंसू जो है ना वो कानों तक जा रहे थे। मुझे था कि मान की तरफ देख के ना, बच्चों की तरफ देख के, तो ये ना थोड़ा दिल खराब कर रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, खैर ना ठीक हो, आप ठीक हो जाएंगे, मुझे लगता है रिपोर्टें वगैरह सारी सही हैं। उन्होंने ये स्टड डाल दिया है, उन्होंने बस यही देखना है कि ये इसके बगैर भी दिल चलता है कि नहीं, बनना तो ये फिर वो कहते थे हम परमानेंट डाल देंगे।
तो फिर शाम तक जो है ना वो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कि इनकी और भी कोई इनको मसला है। मैंने कहा हाँ किडनी का है। कहते वो रिपोर्टें किधर हैं? तो वो घर पड़ी हुई थी। कहते नहीं चले वो आप ना फ्रेश अब रिपोर्ट करवा के लाएं, वरना हम ना हर महीने इनकी रिपोर्ट होती थी किडनी की कि इनके ना मतलब किडनी कहाँ तक है, तो वो 2 पॉइंट के ऑलराउंड ही होते थे। मैं ना जाके डॉक्टर आए हैं, उन्होंने इनकी वो ब्लड लिया है, वो किडनी मतलब रिपोर्ट चली गई है। वो रात सुबह टाइम वो कहते जी किडनी की रिपोर्टें तो अब सुबह मिलेंगी। मैंने कहा ओ ये तो रात रहनी पड़ेगी। तो फिर मैंने सबको यही कहा कि नहीं बस ना डॉक्टर छुट्टी देने लगे हैं, कोई ना आना, डॉक्टर अम्मी का, भाइयों का, किसी का भी, सिस्टर का। मैंने कहा नहीं नहीं बस हम मैं रिपोर्टें ही बस रह गई, हम तो जाने लगे हैं। मुझे ये था कि क्या करना है, किसी ने आके रात की शाम हो रही है फिर रात हो गई है, कोई नहीं सुबह दे देंगे छुट्टी, रिपोर्ट ही है ना एक लेनी, तो वो भी इंशाल्लाह सही आएगी। तो जब वो मैं ना वो किडनी की रिपोर्ट लेके आई तो इनकी रिपोर्टें 2-3 सालों से हो रही थी, मंथली हो रही थी। तो मुझे तो रिपोर्ट भी इनकी सारी पढ़नी आती थी, शुगर की, आईसाइट की, ये सारी रिपोर्टें मैं खुद ही, इतना मुझे एक्सपीरियंस हो गया था, मैं खुद ही पढ़ लेती थी। जब मैंने इनकी किडनी की रिपोर्ट पढ़ी है तो इनकी किडनी 12 पॉइंट से भी 7। मुझे तो ऐसा चक्कर आया, मैंने कहा है ये इन्हीं की रिपोर्ट है। मैं कभी इनका नाम ऊपर से देखूं, कभी फिर पॉइंट देखूं, फिर ऊपर नाम देखूं, मैं तो वहीं पे बैठ गई। मैंने कहा ओहो इतने, ये तो डॉक्टर तो कहते थे 7 पॉइंट पे होगा तो डायलिसिस हो जाते हैं, होने स्टार्ट हो जाती हैं, तो ये तो 11 पॉइंट है, ये तो ओहो मुझे नहीं अब याद कि क्या हुआ, कैसे मैं इनके पास गई। मैंने नहीं इनको बताया, मैंने कहा ये तो पहले इनको अटैक हुआ है तो ये तो और परेशान हो जाएंगे। तो मुझे बार बार पूछ रहे हैं कि मेरी ना किडनी की रिपोर्ट आ गई है। मैंने कहा हाँ वो डॉक्टर खुद ही दे देंगे। मुझे अब समझ ना आए कि मैं घर में क्या बताऊं, मैं ये वो। तो अभी ना 10-11 बजे कहते डॉक्टर ने आना है। तो मैंने कहा अच्छा ये ना किडनी की रिपोर्ट तो उधर ही दिखानी होगी, तो डॉक्टर ने नहीं पूछना होगा। अच्छा डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर कहते हैं इनकी किडनी की रिपोर्ट ही दिखाएं। वो किडनी करवा ली है, वही डॉक्टर आए जो दोपहर में जिसने सजेस्ट किया था। तो मैंने डरते डरते उन्हें ना रिपोर्ट दी। मैंने कहा अब ये ना इनके सामने ना बोल दे। तो उन्होंने कहा ओहो आपके पेशेंट की तो 12.7 किडनी है। तो मेरे हस्बैंड की, मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम उनको परेशान तब देखा, वरना उनकी आई साइट चली गई। मैंने उनको इतना मतलब ना रोते या परेशान ही देखा जितना तब मैंने कहा बस। तो तब वो ये गुमसुम हो गए। वरना ये पूरा 1.5 दिन ये जितनी भी देर ये हॉस्पिटल में रही है ना, ये माशाल्लाह प्रॉपर बातें करते रही हैं। मुबीन ने कपड़े पहन लिए थे, वो बल्कि हंस भी रहे थे कि मुबीन को मैंने ईद का कहा तो मुबीन फौरन कहता हाँ पापा दे दें, लेकिन ईमान ये नहीं कहते मांगी। ईमान मेरी बेटी समझदार है ना। तो मतलब कुछ मुस्कुरा के कुछ हंस के सारी फैमिली की बातें, अम्मी आई थी मेरी, अम्मी का पूछ रहे थे, अम्मी आई थी, फलां आया था, अच्छा ये वो फलां ये रिपोर्टें ले आई हो। ऐसा मुझे तो पता ही नहीं था कि ये कुछ हो जाएगा बिल्कुल लेकिन तब वो फिर ना लेट गई हैं पीछे। फिर डॉक्टर ने कहा है आप ऐसा करें पहले ना इनके डायलिसिस करवा के लाएं, फिर हम बैटरी फिक्स करेंगे। तो ना डायलिसिस वो कहते हैं होने ही लाइट हॉस्पिटल से है और किसी से नहीं आपने करवाने, हमने उनके ही एक्सेप्ट करने हैं। फिर अब तो ज़ाहिर-सी बात अकेली तो मैं इनको लेके नहीं जा सकती थी, फिर तो किसी की ज़रूरत थी ना। फिर भाइयों वगैरह को फ़ोन किया, वो आए ये मियाँ ये मेरे देवर वगैरह वो भी तब तक आ गए। तो फिर बस इनको लाइट हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे भी शायद डॉक्टरों को पता था कि ये तो डायलिसिस भी नहीं होनी, ये तो बस लेकिन डॉक्टर कहते हैं ना कि सही बात भी नहीं बताते थे। बस यही था कोई नहीं डायलिसिस होंगे ना। तो मेरे माइंड में ये था कि कोई बात नहीं, इनके ना मेरे जो फूफा-ससुर हैं उनके डायलिसिस भी 5-7 साल तक होते रहे हैं, फलाँ के भी हो रहे हैं, इनके ना रिलेटिव्स में, तो कोई नहीं चलें अच्छा। मतलब ये तो सोचा भी नहीं था कि इनके पास तो सिर्फ 2 दिन है। तो बस हिम्मत करके वो डायलिसिस का कभी उधर कोई जा रहा है, कोई इधर का जा रहा है, लेकिन फिर नहीं ये बोले। फिर ये इतने मायूस हो गए हैं, ये बोले ही नहीं है। मैं बुलाती रही हूँ, कहा तो कोई बात नहीं है, फलाँ के भी तो हो ही रहे हैं, वो उसको इतने साल हो गए थे, ये रात 10 बज गई हैं, लेकिन डॉक्टर्स नहीं कर रहे थे। अब बाद में फिर पता चला कि डॉक्टर इसलिए नहीं कर रहे थे डायलिसिस, उनको था कि ये तो मरीज के जो किडनी है वो तो पहले ही फेल हो चुकी हैं। तो बस फिर ना और इतने में मैं भी टेंशन ले लेके, मुझे इतना बुखार, मैं जाऊं इस साइड पे और मुझे चक्कर आए, मैं इधर को हो जाऊं। और फिर जब मेरे भाई आए तो उन्होंने ना कहा कि तुम तो खुद गिर रही हो, क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा मुझे इतना बुखार हो रहा है। और जब से इनके डायलिसिस किडनी की रिपोर्ट आई थी मैंने भी पानी का घूंट तक नहीं पिया, शायद कुछ इस वजह से भी था।
तो फिर रात तकरीबन 12:30 का टाइम था और मेरे हस्बैंड जो है ना वो लेटे हुए थे, तो मुझे खुद ही कह रही हैं, क्योंकि वो भी शायद सुन तो वो रहे थे ना कि इसकी तो अपनी तबीयत नहीं ठीक है, तो मुझे ना मेरे भाई को कहते हैं आप ना इसको घर ले जाएं। तो ना क्योंकि वहां पे फिर जब सबको पता चला कि ये तो इतने सीरियस हैं, इनके किडनी ये वो, फिर इनके मियाँ साहब के दो कजन और मेरे भाई, मेरी मेरी तरफ से, इनकी तरफ से जो भी रिलेटिव थे वो सारे आ गए। तो इन्होंने क्या करना था, डॉक्टर ने कहा था यहाँ पे इतने लोगों ने नहीं रहना, और वैसे भी वो जो वार्ड थी वो जेंट्स की थी, तो लेडी तो वहां पे रह ही नहीं सकती थी। तो शायद मियाँ हस्बैंड ने ये भी फील किया, तो वो भाई को कहते हैं असद भाई आप ना इरम को घर ले जाएं और फिर सुबह को ना ये आ जाएगी। तो रात पौने एक का टाइम जब मैं घर आई, हालांकि मेरे घर में किसी को नहीं पता था कि ये इस टाइम आ रही हैं, तो मैं भाई से कह रही थी, मैंने कहा भाई उनके पास गाड़ी थी ना, मैंने कहा भाई दरवाजा भी शायद ना कोई खोले, कहते कोई नहीं चलते हैं। तो लेकिन शुक्र है अल्लाह का, जोर से, और गर्मियां थी और दिन था उस दिन, मुझे लगता है 11 जुलाई होनी है। हाँ 11 जुलाई, और ईद का सेकंड डे बल्कि थर्ड डे स्टार्ट हो गया था, 12:30 पौने एक का टाइम था। तो जोर से नॉक किया, बेल दिया, तो शुक्र है मेरे भाई आ गए ना, तो वो बड़े हैरान, हालत कैसा है, सारे उठ गए ये वो। तो मैं तो बस, लेकिन ये यार मेरी तबीयत भी खराब थी, मैंने चाय पी, अंडा खाया, फिर सुबह डॉक्टर भी का भी वेट करना था। डॉक्टर 9 बजे, वैसे हमारे पास जो क्लिनिक है ना वो खोल तो लेता है, लेकिन उस दिनों पता नहीं वो भी कहीं गया था, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बजे उसने क्लिनिक खोला। और पीछे ये है कि फोन में कर करके ना सारे पता कर रहे थे कि हाँ कल ठीक है, सोए हुए हैं, उन्होंने यही सुनने को मिल रहा था कि हाँ ठीक है वो सो गए हैं। अब रात ना 2-3 बजे सो गए थे, लेकिन अभी तक सोए हुए हैं। तो हम इसलिए नहीं उठा रहे कि चलो 2 दिन तो वो सही तरह सोया नहीं। उधर से मेरी ना जड़ा वाले सिस्टर रहती है, उसने फोन किया कि हमने आना है खालिद का पता लेने, तो तुम ना अम्मी के घर ही रहना, ऐसे हमें नहीं पता चलेगा हॉस्पिटल में, तो मैं तुम्हारे साथ रह लूंगी अगर एक आधा दिन रहना भी हुआ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैं दवाई लेके आई 11:15, तो आती अम्मी कहती हैं खालिद का तो पता करो। मैंने फिर फोन किया तो मुझे ना मम्मी उधर बताया कि अ, वो ना हाँ ठीक है, वो शायद वो उन्होंने, उनको खुद भी इतना पता नहीं था, जिसको मैंने फोन किया ना उनको शायद खुद भी इतना पता नहीं था कि वो तो खुद घर थे, बाद में पता चला ना कि उन्होंने अम्मी कह दिया हाँ ठीक है। तो अभी मैं फोन सुन के अम्मी अपनी को बता रही हूँ कि अम्मी हाँ ना मामू ने कहा है कि खालिद ठीक है तबीयत, तो साथ ही फोन आ गया। जब फौरन फोन आया ऊपर ना मामू का नंबर, मैंने कहा ये, मैंने ना डरते डरते हेलो कहा, आगे से उन्होंने कहा कि इरम खालिद की डेथ हो गई है। तो मैं तो बस, फिर मुझे कत्तन याद नहीं कि वहां से कौन कौन घर आया, मैं कैसे आई, मेरे आने से पहले कौन बैठा था, मुझे कुछ भी, पूरा दिन मुझे नहीं याद। हल्का सा मुझे पता चलता था कि कोई लोग हैं बस। और यहाँ तक जनाजे के टाइम जब मियाँ साहब की मतलब जनाजा उठाने लगे, तब मुझे हल्की सी झलक जो है ना वो मेरी आंखों के सामने अभी भी है। वो, और एक जब इनको नहला के लाई थी, बस ये 2-2 सेकंड के बस सीन है मेरी आंखों में के सामने आते हैं, वरना इससे पहले मुझे कुछ पता नहीं था कौन आया। सारे कहते हैं हम आपसे मिले, हम आए थे बाद में, ये सारे बता रहे हैं ऐसे हुआ ये हुआ, तो हम ऐसे आए, तुम्हें ऐसे लेके आए, ये वो, मुझे कुछ भी याद नहीं। तो ये बात है 2022, 12 जुलाई की। 12 जुलाई ईद का तीसरा दिन था, बड़ी ईद का। 12:30 पौने एक के दरमियान उनकी डेथ हो गई। फिर बच्चों ये कैसे आए हैं घर तक, क्योंकि मैं अब तो अपनी अम्मी के घर थी। और बस बच्चे कहते भी रहे हैं, मुबीन अभी भी कहता है मम्मा आपने पापा से नहीं मिलाया, लेकिन मियाँ साहब कहते थे ना लेके आना इधर, जरासीम होते हैं, वो कौन सा टिक के बैठने देते हैं बच्चों को। तो बस बच्चे भी यही कहते हैं, मुबीन ज्यादा फील करता है कि मम्मा हमने पापा को मिलना था। तो बस ये थी, इसके आगे अब ना बात भी नहीं हो रही, बहुत मुश्किल है इसके आगे बात करना। तकरीबन 2.5 साल होने को है हस्बैंड की डेथ को। तो बस तब एक दफा फील हुआ कि बस दुनिया खत्म हो गई है। एक दफा तब फील हुआ जब डॉक्टरों ने इनकी आंखों का के बारे में बताया कि ये कुछ भी नहीं हो सकता, कोई भी इनकी नजर किसी भी तरीके से वापस नहीं आ सकती, ना आउट ऑफ कंट्री से इनका इलाज है। एक दफा तब, और एक दफा जब उनकी डेथ हुई। लेकिन ये है कि बस अल्लाह पाक सब्र दे देते हैं, फिर अल्लाह से सब्र ही मांगा। तब हस्बैंड की डेथ को 2.25 साल हो गए हैं। तो बस अब बच्चे हैं,
बस बच्चे 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 बच्चों के काम करने हैं, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों का ही है। अब अपनी लाइफ तो बिल्कुल ऐसे ही है। बस सम टाइम ये है कि मान कहती है मम्मा अब स्कूल ऐसे ही आ जाती हैं, अब तैयार होके नहीं आती। मम्मा आप तैयार नहीं होती, आप ईद पे भी नहीं तैयार होती। तो अब उस वो तो बच्चे हैं, उनको क्या पता कि मेरा दिल ही नहीं करता, मतलब अब ना वो चीज़ ही बस अब ना समझ नहीं आ रहा आगे क्या बताऊँ। तो वैसे आप समझ सकते हैं कि अब लाइफ वो तो चीज़ें थी ना जो आपको नहीं पता था, वो तो मैंने बता दी। तो अब तो आप समझ सकते हैं ना। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। मैंने कहा चले मैं ना आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी के 12 साल कैसे गुज़रे। अब आप खुद ही देख लें, इसमें अप तो कोई भी नहीं आया। कहते हैं ना अप्स डाउन आते हैं, डाउन ही बस आते रहे। लेकिन बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक अब इससे ज़्यादा हिम्मत नहीं है, कोई भी तकलीफ़, कोई भी गम बर्दाश्त करने की। अब तो बस ये है कि बच्चों को अच्छे बस अब ना बच्चों की स्टडी का क्रेज़ है। हस्बैंड को भी बहुत क्रेज़ था कि वो पढ़े। वो तो बल्कि मुझे भी उन्होंने एमए करवाया। शादी के बाद मैंने एमए किया। ये भी एक अलहदा स्टोरी है, इंशाल्लाह ये भी मैं आपको बताऊँगी। वो बहुत खुले ज़हन के थे। वो किसी चीज़ से मना करने वाले नहीं थे कि ये नहीं करो, वो नहीं करो। अगर मैं उनके होते हुए चैनल खोलती तब तो मुझे ये था कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। उनके साथ मेडिसिन लेने जा रही हूँ, उनको मेडिसिन घर में देनी है, उनको स्पेशल बेसन की रोटी बना के देनी है। आखिर के 2-3 साल, उससे पहले बच्चे बहुत छोटे थे। सोचते-सोचते बस रह ही गई। ना उनके होते हुए मैंने खोला होता ना तो वो बहुत खुश होते। वो ऐसे नहीं थे, मना करने वाले नहीं थे, किसी चीज़ से नहीं वो मतलब हमारे मेरे इस चीज़ से मैं लकी हूँ कि हमारे मतलब फैमिली में ये नहीं है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। बस आप पे एतमाद है, ट्रस्ट है तो जो मर्ज़ी करो। तो बस इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बस इसी के लिए ना ये चैनल खोल लिया है, तो बस खुद को बिज़ी रखना है। पहले तो ये